आप सभी प्रतियोगी छात्र अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं। पहले भाग में आप सभी लोगों ने भारतीय संविधान की दो मूलभूत विशेषताएं, जिसमें पहला था कि भारतीय संविधान जन संप्रभुता पर आधारित है। यह संविधान किसी के द्वारा या विदेशी शक्ति के द्वारा भारत पर थोपा गया नहीं है और ना ही यह किसी राजा या किसी कुलीन तंत्र व्यक्ति के जो है इच्छा का परिणाम है, बल्कि भारत का संविधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जनता की ओर से बनाया गया है और यह संविधान में जो शक्ति का स्रोत है वह भारत की जनता है। दूसरी विशेषता को आपने पढ़ा कि भारत का संविधान निर्मित संविधान है, यह जो है लिखित संविधान है और यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान की इन दो विशेषताओं को आपने पहले भाग में देखा। दूसरे भाग में आप जिन दो विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, तीसरी विशेषता जो इसकी है वह है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और क्या गणराज्य। गणराज्य। चौथी बात आप देखेंगे आज की कक्षा में, वह आप देखेंगे कि भारत के संविधान की एक विशेषता समाजवाद के संदर्भ में है कि भारत ने किस प्रकार का समाजवाद अपने लिए अपनाया है। तो हम तीसरी विशेषता पर भारतीय संविधान के आते हैं कि भारतीय संविधान जो है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता भारत को उसमें घोषित किया गया है। जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसकी दूसरी लाइन ही है उसमें कि हम भारत के लोक के बाद जो बात आती है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहां पर बात कहा गया है पहला संपूर्णता की। संपूर्णता, संपूर्ण यानी भारत जो है वह आधा अधूरा प्रभुता संपन्नता नहीं है। भारत के ऊपर किसी आंतरिक शक्ति या फिर बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जब भी संप्रभुता की बात होगी तो संप्रभुता जो होती है वह हमेशा पूर्ण होती है और संप्रभुता पर अगर सीमितता आई, अगर नियंत्रण आया तो संप्रभुता नहीं रह जाती है। यानी भारत जो है एक संपूर्ण पूरी तरह से जो है यह प्रभुत्व संपन्न राज्य है। यहां पर बात प्रभुत्व संपन्नता की बात कही गई है कि भारत प्रभुत्व संपन्न जो है यह गणराज्य है। यहां प्रभुत्व संपन्नता का जो अर्थ है कि भारत जो है अपने निर्णयों के संबंध में किसी भीतरी या किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। यानी भारत के ऊपर आंतरिक और बाह्य रूप से कोई नियंत्रण नहीं है। यह आंतरिक क्षेत्र में और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो है अपने इच्छा के अनुरूप व्यवहार कर सकता है। भारत ना तो किसी संधि समझौते के अधीन है और ना ही किसी संधि समझौते को मानने के लिए भारत बाध्य है। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत जो है वह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है यानी भारत का संविधान
उसकी एक विशेषता है कि वह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित करता है। और यह राज्य जो है भारत, वह लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक जो भारत है, इसका स्वरूप जो लोकतांत्रिक है, यहाँ पर जो शासन का या शक्ति का निर्माण होता है वह जनता की इच्छा से होता है। यानी शक्ति का जो स्रोत है यहाँ पर, वह भारत की जनता है। यह जनता शासन के कार्य का संचालन स्वयं यानी खुद ना करके अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। यानी जो भारत में लोकतंत्र का स्वरूप है, वह स्वरूप प्रतिनिधि लोकतंत्र का है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता सीधे शासन नहीं करती है जैसा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है। यहाँ पर जनता शासन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, और जनता जिन प्रतिनिधियों को अपनी ओर से निर्वाचित करती है, ये प्रतिनिधि जो होते हैं ये जनता के सेवक होते हैं। यानी इनका जो चयन निर्वाचन किया जाता है, यह जनता की सेवा के लिए किया जाता है, जनता के स्वामी नहीं होते हैं। जो भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप है, यह लोकतांत्रिक स्वरूप न केवल राजनीतिक है, राजनीतिक, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। यानी भारत के संविधान में जो लोकतांत्रिक स्वरूप, इसकी जो विशेषता है, यह लोकतंत्र भारत में हर स्तर पर चाहता है या हर स्तर पर लोकतंत्र की मांग करता है। यह संविधान की विशेषता है यहाँ पर। और यह जो लोकतांत्रिक स्वरूप है, यह गणराज्य के रूप में है, रिपब्लिक के रूप में है। भारत में राज्य का जो प्रधान है, जिसे राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट, वह ब्रिटेन के तरह वंश परंपरा पर आधारित न होकर के भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। यानी भारत का जो राष्ट्र का प्रधान है, वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है, वह किसी वंश परंपरा पर आधारित नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक जो कुछ शर्तों को पूरा करता हो, उन शर्तों के अधीन बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रपति के पद पर जो है निर्वाचित हो सकता है। इस तरह से भारत के संविधान की जो तीसरी विशेषता है, वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का जो है विशेषता है। अब आप लोकतांत्रिक गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का अर्थ समझ गए होंगे। चौथी जो इसकी विशेषता है, वह चौथी विशेषता भारतीय संविधान की समाजवाद। समाजवाद, भारत में जो समाजवाद का स्वरूप है, वह मार्क्सवाद नहीं है, जिसमें राज्य के संपूर्ण साधनों पर जो है वह सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित कर दिया जाता है। भारत के संविधान में यानी मूल संविधान में कहीं पर भी समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। समाजवाद शब्द का मूल संविधान में प्रयोग न करने का कारण जो था, भारतीय संविधान के निर्माता जो थे, भारत को किसी विशेष दर्शन में नहीं बांधना चाहते थे। जिस समय भारत आजाद हुआ था, उस समय विश्व में दो प्रकार की विचारधाराएं
दो प्रकार की विचारधाराएं। पहली विचारधारा जो थी वह थी पूंजीवादी, पूंजीवादी, और दूसरी थी समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी जो है वह व्यवस्था संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता था, और जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वह संसाधनों को निजी क्षेत्रों में छोड़ देना चाहता था। यह जो पूंजीवादी व्यवस्था थी यह अधिकतम स्वतंत्रता की मांग करती थी और यह अधिकतम समानता की मांग करती थी, समानता की। तो विश्व में दो तरह की जो है विचारधाराएं थी, एक पूंजीवादी विचारधारा और एक समाजवादी विचारधारा। भारतीय संविधान निर्माता इन दोनों विचारधाराओं में से किसी एक विचारधारा में भारत को नहीं बांधना चाहते थे, लेकिन उनकी भावना थी कि भारत में चूंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताएं अधिक मात्रा में व्याप्त थी और इन असमानताओं को दूर करने का जो उपयुक्त मार्ग हो सकता था वह समाजवाद का हो सकता था। किंतु जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय जो है भारत की आर्थिक परिस्थितियां इतनी बेहतर नहीं थी कि भारत पूरी तरह से अपने आप को समाजवाद का जो उसने लक्ष्य लिया था उसको पूरा कर सके। इसके लिए यानी ये जो समाजवाद इसकी विशेषता थी, इसके लिए भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया। किसका? नीति निदेशक, नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में किया गया और यह कहा गया कि इसे लागू करना जो है यह राज्य का दायित्व है और इसे भविष्य पर छोड़ दिया गया। इन नीति निर्देशक तत्वों को जो है भविष्य पर छोड़ा गया कि जब भारत की आर्थिक परिस्थितियां सुदृढ़ होंगी तो राज्य अपने कानून निर्माण में इन निदेशक तत्वों को अवश्य लागू करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में आप देखिए ये समाजवाद जो है यह प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। प्रस्तावना में आप अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिए लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद जो शब्द आता है वह समाजवादी शब्द आता है। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ने का क्या कारण था? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़कर संविधान निर्माताओं की जो भावना थी समाजवाद के प्रति उसको जो है स्वीकार किया गया है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ देने से क्या स्थिति में कोई परिवर्तन विशेष हुआ है? नहीं। प्रस्तावना में समाजवाद तो जोड़ दिया गया लेकिन प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। यानी यदि राज्य समाजवादी व्यवस्था या उससे संबंधित बातों को लागू नहीं करता है तो न्यायालय के शरण में नहीं जाया जा सकता है। भारत में जिस समाजवाद की बात अभी हम कर रहे थे की गई है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। वह भारत के परिस्थितियों के अनुकूल अन्य परिचित समाजवाद से भिन्न है। यह एक ऐसा समाजवाद है
जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या, मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी इस समाजवाद में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सम्मिश्रण किया गया है। इस तरह से आपने भारतीय संविधान की दो विशेषताएं इस कक्षा में जाना। पहला, वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, और दूसरा जो आपने जाना वह समाजवादी राज्य क्या होता है। इसको आपने गहराई से विस्तार पूर्वक पढ़ा। अगली दो विशेषताओं, विशेषता संख्या 5 और विशेषता संख्या 6 को हम अगली कक्षा यानी भाग 3 की कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।